बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, अगर आप बीए फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हो और आपका पेपर ज्योग्राफी इंडिया भारत का भूगोल से संबंधित पेपर है, या फिर आप अन्य किसी सेमेस्टर के विद्यार्थी हो और आपका पेपर है भारत का भूगोल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो क्या होने वाला है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपके सामने जो वीडियो जो पर्सन आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड जो पर्सन आते हैं, किसके, इसके ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इससे संबंधित मैं एमसीक्यू आपके सामने लेकर आ गया हूँ। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न में आपको 5 एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं, 5 मैप के प्रश्न देखने को मिलते हैं, 5 एमसीक्यू के प्रश्न देखने को मिलते हैं। वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आपके सामने ही। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। आपको साथ के साथ इसी वीडियो में बताऊंगा मैं आपको नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, वीडियो क्लासेस कहाँ पर मिलेंगे, और मैप कहीं पर नहीं करवा रखा, मैंने करवा रखा, वो आपको कहाँ पर मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना है। पहले वाले प्रश्न की बात करें, इंडिया इज लोकेटेड इंटायरली इन विच हेमिस्फेयर, भारत पूरी तरीके से किस गोलार्ध में स्थित है। तो कौन सा गोलार्ध है उसमें स्थित है। तो आपको पता है भारत है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके आधा ऊपर और आधा नीचे की तरफ पड़ता है। तो वो कहाँ पर पड़ती है, वो पड़ती है आपका उत्तरी गोलार्ध में। समझे, कर्क रेखा के आसपास का क्षेत्र होता है, तो वो कौन सा पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी उत्तरी भारत के जो देशांतर हैं वो कैसे हैं, वो कौन से गोलार्ध में पड़ते हैं, उत्तरी पूर्वी में पड़ते हैं। अगले वाले प्रश्न की बात करें, कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 समान भागों में बांटता है। तो मैंने बताया था 23.5 डिग्री से जो कर्क रेखा है वो गुजरती है और वो भारत को किन 2 भागों में बांटती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है, कर्क रेखा होगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ बात करें, निम्न में से कौन भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो कौन सा नहीं करता, आपको लेटीट्यूड अक्षांश करते हैं। लेटीट्यूड भाई कितने लेटीट्यूड पे कोई जगह कितनी अक्षांश पे है, तो उससे भी फर्क पड़ता है ऊंचाई पर। अब कोई भी जगह है वो ऊंचाई पर होगी तो क्या होगा, उसका आपको पता भाई जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं अपन तो तापमान घटता चला जाता है, तो उससे भी जलवायु प्रभावित होती है। जो आपका प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो दबाव होता है वायुमंडलीय दबाव होता है, वो भी क्या होता है, कम होता चला जाता है। अगले वाली ओशन करंट, समुद्री धाराएं हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि समुद्र की धाराएं वो किस दिशा में बहती हैं। लेकिन क्या जीडीपी है वो कोई भी आपके जो क्लाइमेट जलवायु पर प्रभावित करती है, नहीं करती है। तो जलवायु का कोई लेना देना नहीं होता आपका जलवायु से संबंधित। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी है, वो सही आंसर होगा। जलवायु आपको प्रभावित नहीं करती है, जबकि अक्षांश, ऊंचाई, समुद्री धाराएं हैं, समुद्र से दूरी हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें क्या आपकी जलवायु को प्रभावित करती हैं। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, इंडियाज मानसून इज कोज्ड मेनली ड्यू टू, भारतीय मानसून मुख्यतः किस कारण से होता है। तो भारतीय मानसून है वो आपको किस कारण से देखने को मिलता है, विषम ताप, डिफरेंशियल हीटिंग। तो आपका भारतीय मानसून क्या होता है, जब भारत में जब मानसून आता है तो क्या होता है, जो जैसे सर्दियों का मानसून आता है तो वहाँ पे क्या होता है, मेडिटेरियन सी होता है, वहाँ पर जो धाराएं निकलती हैं, समझ में आ गया, वहाँ से क्लाउड बनते हैं और वहाँ की हवाएं अपने यहाँ पर जो उत्तरी भारत होता है वहाँ पर लेकर आती हैं। तो आपको जो भारतीय जो मानसून होता है उसमें जो किसका, विषम ताप का बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है, जिस कारण से भारतीय मानसून है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। विच सीजन इज नोन एज द रिटेटिंग मानसून, तो मानसून जाते समय, जाता मानसून किस किस नाम से जाना जाता है, आपको किस ऋतु में आता है, शरद ऋतु में आता है। तो होता क्या, नॉर्थ ईस्ट जो जब मानसून है वो पूरे भारत में फैल जाता है आपके सामने 15 जुलाई के बाद में, तो क्या होता है उसके बाद में वर्षा करने के बाद में जब वो नॉर्थ ईस्ट होता है, उत्तरी आपकी उत्तरी पूर्व से जब निकलता है वापस के समय अक्टूबर नवंबर के अंदर, तो वहाँ से निकलता हुआ निकल जाता है नॉर्थ ईस्ट से, और निकलने के बाद में जो अपनी यहाँ से आपकी बंगाल की खाड़ी होती है, यहाँ से पानी लेता हुआ यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर वर्षा करता है। तो तमिलनाडु में गर्मी में बरसात नहीं होती है, कहाँ पर होती है, सर्दी में बरसात होती है। तो ये होता है, वो कौन सी बरसात होती है, शरद ऋतु की बरसात देखने को मिलती है, और ये कहाँ पर होती है, तमिलनाडु में मुख्यतः बरसात देखने को मिलती है जाते हुए मानसून की। अगले वाला प्रश्न है, अल नीनो इफेक्ट मानसून, अल नीनो मानसून को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो अल नीनो मानसून को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसे विलंबित करता है। अल नीनो क्या करता है, अल नीनो और ला नीनो ये 2 प्रभाव होते हैं। अल नीनो का क्या कार्य होता है, ये इसको विलंबित कर देता है, मतलब लेट कर देता है थोड़ा सा आपको सामने। तो देखो ला नीनो होता है, इसमें होता क्या है आपका
अल नीनो में। तो इसमें क्या होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया कैसे है, गर्म, यहाँ से गर्म हवाएं चलती हैं, तो यहाँ से गर्म जलवायु निकलती हैं, इधर से पेरू होता है, पेरू के अंदर से कहाँ से कैसे निकलती हैं, ठंडी जलधाराएं आती हैं। तो क्या होता है, नॉर्मल जब होता है तब क्या होता है, ये जो जलधाराएं ठंडी और ठंडी जलधाराएं हैं, ये क्या होती हैं, इनके अंदर ये सूखी रहती हैं, आपको पता है ठंडी रहती हैं, सूखी रहती हैं, सॉरी नमी अपने साथ रखती हैं। तो ये जैसे जाती हैं तो गर्म के साथ मिलती हैं, और पहले यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा बरसात होती है, फिर वही बरसात आगे जाकर कहाँ पर, अपने भारत में भी बरसात करती है। लेकिन जब ये जो ठंडी धाराएं हैं ये अपने उतने स्तर तक नहीं होती, मतलब जलधाराएं थोड़ी हल्की पड़ जाती हैं, तो ऑस्ट्रेलिया वाली धाराएं सीधी निकल जाती हैं, जो गर्म धाराएं होती हैं वो, और पेरू से ठंडी धाराएं नहीं निकल पाती हैं, आपस में मिलकर ऑस्ट्रेलिया में भी कम बारिश होती है और भारत में भी कम बारिश होती है। तो यही होता है, इससे क्या होता है, जो आपका बरसात होती है वो विलंबित होती है। अगले वाला प्रश्न है, जेट स्ट्रीम कहाँ पर पाई जाती हैं, तो कहाँ पर पाई जाती हैं जेट स्ट्रीम, ऊपरी सौर मंडल में, ऊपरी ट्रोपोस्फेयर में आपको जेट स्ट्रीम से वो देखने को मिलती हैं। 8 नंबर प्रश्न की बात करूं, सौदर्न ओसिलेशन इज लिंक टू, दक्षिणी दोलन किससे संबंधित होता है, तो दक्षिणी दोलन है वो किससे संबंधित होता है, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ओशियन टेम्परेचर, महासागरीय तापमान से संबंधित होता है आपका ओशियन दक्षिणी दोलन। 9 नंबर प्रश्न की बात करूं, विच एयर मास ब्रिंग रेन टू इंडिया ड्यूरिंग द समर, ग्रीष्म काल में भारत में वर्षा लाने वाली वायरस कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, समुद्री उष्ण कटिबंधीय, मैरीटाइन ट्रॉपिकल होती है, वो गर्मी में आपके सामने क्या आता है, बरसात लेकर आता है। 10 नंबर प्रश्न की बात करूं मैं, क्लासिकल थ्योरी ऑफ मानसून इज बेस्ड ऑन, तो मानसून की जो शास्त्रीय सिद्धांत होता है वो किस पर आधारित होता है, तो किस पर होता है, समुद्र व स्थल की विषम उष्मा पर। तो आपको पता है मानसून में क्या होता है, जैसे जिस समय गर्मियाँ पड़ती हैं उस समय क्या होता है, आपको भूमि है वो ज़्यादा गर्म होती है, और जो समुद्र होता है वो क्या होता है, समुद्र थोड़ा ठंडा रहता है। तो आपको जो हवाएं वो किधर से चलती हैं, समुद्र से उधर की तरफ चलती हैं, ठंडी से गर्म की तरफ चलती हैं। तो क्या होती है, जब गर्मियाँ पड़ती हैं भारत में मई जून में, तब यहाँ का जो क्षेत्र होता है भारत का वो गर्म हो जाता है, और यहाँ पे जो समुद्र होता है वो ठंडा रहता है। तो यहाँ से जो जो हवाएं हैं वो निकलती हैं और भारत की तरफ जाती हैं और वहाँ पर बरसात करती हैं। तो समझ में आ गया आपको, जो समुद्र स्थल व समुद्र की जो विषम तापमान होता है, इसके वजह से जो आपका मानसून का जो सिद्धांत है वो दिया गया, क्लासिकल थ्योरी दी गई है। अगला क्या, गंगा रिवर सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, गंगा का नदी तंत्र किसका उदाहरण है, तो गंगा का जो नदी तंत्र है वो किसका उदाहरण है, डेंट्रिक ड्रेनेज, शाखा मूल प्रवाह का आपका उदाहरण है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, विच सॉइल इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉटन, तो कपास के लिए सबसे उपयोगी मृदा कौन सी होती है, काली मृदा। तो काली मृदा को कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें स्वयं जोतने की कला भी होती है, मतलब सेल्फ प्लोइंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है। जब गर्मी होती है तब ये खुद मतलब क्या हो जाती है, इसमें दरारें आ जाती हैं, और वर्षा होती है तब ये चिपचिपी हो जाती है। तो इसको इसीलिए कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है। इसको किस नाम से जाना जाता है, काली मृदा के नाम से जाना जाता है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाई, तो मृदा अपवर्तन को कैसे रोका जा सकता है, आपको काउंटर प्लोइंग, समोच्चय हल चलाने से आपके सामने। तो इससे क्या कर सकते हो, आप सॉइल इरोजन को रोक सकते हो। विच इज़ नॉट ए फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया, तो कौन सी फॉरेस्ट टाइप है वो आपके सामने कहाँ पर भारत में नहीं पाई जाती हैं, तो इसका सही आंसर क्या, टुंड्रा टाइप। तो टुंड्रा टाइप कहाँ पर पाई जाती है, जहाँ पर बहुत बर्फीले तूफान, बर्फ एकदम जैसे साइबेरिया जैसी जगह होती है ना, जहाँ पर एकदम हर समय क्या रहती है, बर्फ पड़ती रहती है, वैसा जहाँ पर जो उगते हैं, मतलब जो पेड़ पौधे उगते हैं उसको टुंड्रा टाइप बोला जाता है। तो वो वाली जलवायु है, वो वाली वनस्पति भारत में नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि वैसी जलवायु नहीं है भारत में, तो इसलिए टुंड्रा टाइप का जो फॉरेस्ट है, वनस्पतियां हैं वो नहीं देखने को मिलती हैं। अगले वाला, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो कहाँ पर होता है आपका जिम कॉर्बेट जो नेशनल उद्यान है, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में, और ये सबसे पुराना आपका भारत का क्या है, वन्य जीव राष्ट्रीय अभियान भी है। काजीरंगा इज फेमस फॉर, तो काजीरंगा जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किसके लिए फेमस है, एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस है। आपके भारत में मतलब पूरी दुनिया में से आपके एक सींग वाले गेंडे वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं मुख्यतः। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, विच फॉरेस्ट टाइप डोमिनेट इन द सुंदरबन, तो सुंदरबन में कौन से पाए जाते हैं आपको, मैनग्रोव्स वन। तो मैनग्रोव के जो वन होते हैं ना, सुंदरी, जिसके अंदर सुंदरी एक विशेष प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, उसमें क्या होता है, ये ऐसी जो वन होते हैं जो एक तो
सदाबहार वनों की श्रेणी में आते हैं। दूसरी बात, ये कहाँ पर समुद्री जो जगह होती है ना वहाँ पर पाए जाते हैं। इनका क्या होता है, इनके बहुत बड़ी बड़ी जड़ें निकलती रहती हैं जो समुद्री पानी को सोखती रहती हैं। इनका जंजाल सा होता है, दलदली क्षेत्र बना देते हैं ये। तो सुंदरबन डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा भी बोला जाता है उसको। इसको सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा। और जो आपका सुंदरबन डेल्टा है यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर पाए जाते हैं बंगाल के टाइगर। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। पेरियर लाइफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नोन एज, पेरियर वन्यजीव अभ्यारण्य को किस चीज़ के लिए जाना जाता है, पेरियर वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको किस नाम से जाना जाता है, किसके लिए फेमस है वो, एलिफेंट के लिए, हाथियों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है। हाथियों के लिए आपका पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो जाना जाता है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, सोयल फॉर्मेड बाय द रिवर डिपोजिशन इज कॉल्ड, नदियों द्वारा जमा की गई मृदा को क्या कहते हैं। तो नदियों द्वारा जो मृदा जमा की जाती है उसको क्या कहा जाता है आपको, एलुवियल ऑयल। तो जो जलोढ़ मृदा होती है उसको किस नाम से जाना जाता है आपको, नदियों द्वारा जमा की गई मृदा के द्वारा। तो इसके भी 3 अलग अलग भाग होते हैं, खादर हो गया, भांगर हो गया, तराई हो गया। मुख्य तो 2 होते हैं, खादर और भांगर हो गया। तो खादर होती है वो तो पुरानी होती है, और भांगा होती है वो क्या होती है, नई आपकी जलवायु होती है। तो क्या करती है, जब जब नदियाँ आपकी जब माउंटेन से, पर्वतों से निकलती है तो वो क्या करती हैं, अपने साथ जो कंकड़ होते हैं उनको लेकर आती हैं, और उनसे उन जो कंकड़ होते हैं उनको धीरे धीरे जो समय के साथ घिसते चले जाते हैं, और मिट्टी है वो वहाँ पर जो मैदानी क्षेत्र में आती है तो उसका प्रवाह क्या हो जाता है, धीरे हो जाता है, और वहाँ पर जो मिट्टी है वो इकट्ठी हो जाती है। तो वहाँ पर जो नदी के द्वारा जो नई मिट्टी लाई जाती है उसको क्या बोला जाता है, बांगर के नाम से जाना जाता है। और वही मिट्टी जब अब थोड़ी पुरानी हो जाती है, मतलब जो बाढ़ वाले क्षेत्र से दूर की तरफ चली जाती है, उसको आपको बांगर के नाम से जाना जाता है। विच सेंचुरी इज लोकेटेड इन राजस्थान, तो राजस्थान में कौन सी होती है, आपको रणथंभौर जो अभ्यारण्य है वो देखने को मिलता है। और रणथंभौर अभ्यारण्य वो किसके लिए फेमस है, आपको उसके लिए कमेंट में बता देना है। अगले वाले प्रश्न की, विच मिनरल इज नोन एज ब्राउन गोल्ड, तो ब्राउन गोल्ड के नाम से आपको कौन सा मिनरल जाना जाता है। तो सही आंसर होगा लिग्नाइट होता है, उसको ब्राउन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो किसको, ब्राउन गोल्ड को आपको लिग्नाइट होती है उसको ब्राउन गोल्ड के नाम से जानते हैं। और ब्लैक गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द आयरन ओर इन इंडिया, तो भारत में सबसे ज़्यादा एस्क का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो कौन सा करता है, सबसे ज़्यादा उड़ीसा है वो लोहे का उत्पादन करता है। कॉपर इज यूज्ड मेनली, तो तांबे का मुख्य रूप से यहाँ पर प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक वायर होगा, उसमें होता है। तो ये तो काफ़ी मतलब ऑप्शनल सवाल होते हैं कि मतलब आपके सामने और कोई ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है इसमें। विच मिनरल इज द नॉन मेटेलिक, तो निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है, तो कौन सा है, डोलामाइट कौन सा अधात्विक है जिसमें धात्विक गुण नहीं पाए जाते हैं। बाकी जस्ता हो गया, आपका शीशा हो गया, टंगस्टन हो गया, हो सकता है काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाए, लेकिन ये तीनों के तीनों धात्विक होते हैं। डोलामाइट का ऑप्शन आए, डोलामाइट आपका क्या है, अधात्विक खनिज के रूप में जाना जाता है। अगले वाले प्रश्न की बात को, इंडियाज लार्जेस्ट कोल रिजर्व इज इन, तो भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडारण कहाँ पर पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में सबसे ज़्यादा आपके सामने कोल की जो क्या रिजर्व पाए जाते हैं। समझ में आ गया, यहाँ पर उड़ीसा और झारखंड, इनके दोनों बीच में कंपटीशन चलता रहता है, कभी उड़ीसा आगे निकल जाता है, कभी आपके सामने झारखंड। लेकिन अभी के समय झारखंड है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कोयले का भंडारण देखा गया है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े, बॉक्साइड इज द ओर ऑफ विच मेटल, तो बॉक्साइड किस धातु का एस्क होता है। तो आपको पता है बॉक्साइड होता है वो कहाँ से निकलता है, वो एल्यूमिनियम का ओर होता है। तो एल्यूमिनियम के जब एक्सट्रैक्शन किया जाता है, एल्यूमिनियम को निकाला जाता है, तो साथ के साथ बॉक्साइड भी वहाँ से निकल जाता है। विच मिनरल इज यूज इन मेकिंग द सीमेंट, तो सीमेंट बनाने में आपको कौन सा खनिज उपयोगी होता है। तो इसमें से जो आपका सोना हो गया, चूना पत्थर, अब्रेक और चांदी। तो इसमें जो चूना पत्थर होता है उसको उपयोग में किया जाता है, लाइम स्टोन होता है उसको उपयोग में लिया जाता है सीमेंट के उत्पादन में। टंगस्टन इज यूज मेनली इन, टंगस्टन मुख्यतः किस रूप में, टंगस्टन मुख्य रूप से किस में उपयोग किया जाता है। तो टंगस्टन का किस में उपयोग किया जाता है, स्टील को कठोर बनाने में। तो स्टील के जो मेलिएबिलिटी ज़्यादा होती है ना स्टील के अंदर, तो उसको और हार्ड बनाने के लिए उसमें किसका यूज किया जाता है, आपको टंगस्टन का यूज कर दिया जाता है। जो टंगस्टन है वो उसको क्या बना देता है, और कठोर बना देता है।
अगले वाले प्रश्न की बात करें, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मिक्का। तो भारत में अब्रेक का सबसे बड़ा भंडारण किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर भी क्या होगा? झारखंड में। झारखंड में कोयला भी सबसे ज़्यादा है, झारखंड में आपके सामने अब्रेक की भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा का स्रोत है? तो सोलर ऊर्जा होती है वो रिन्यूएबल एनर्जी होती है। सोलर ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा हो गई, आपके सामने पवन ऊर्जा हो गई, ये सारे के सारे किसका? अक्षय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। बाकी जो आपके कोयला हो गया, सोलर ऊर्जा हो गई, नेचुरल गैस हो गई, ये सारे कैसे? नॉन रिन्यूएबल है। इनको आप प्राकृतिक रूप से फिर से निर्माण नहीं कर सकते हो, बहुत लाखों समय लग जाता है ये वापस निर्माण करने में। लेकिन जो अक्षय ऊर्जा होती है, आपकी सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और इनको आपको फिर से निर्माण किया जा सकता है। आपको पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाने का ये कार्य भी करते हैं। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। विच इंडस्ट्री यूज कोल हैज ए रॉ मटेरियल। कोयले को कच्चे माल के रूप में कौन सा उद्योग उपयोग करता है? तो कौन सा करता है? लोहे और इस्पात उद्योग होता है, वो कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। जब लोहे का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, लोहे को निकाला जाता है, तब उसमें इसका उपयोग होता है। विच स्टेट इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। तो भारत में जूट का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य होता है? तो जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पर निकलता है? तो आपको पता है हुगली नदी के किनारे जूट की सबसे ज़्यादा खेती देखने को मिलती है। आज भी भारत पहले नंबर पर है जूट के उत्पादन में, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, बायोमास एनर्जी इज ड्राइव्ड फ्रॉम। तो बायोमास ऊर्जा है वो कहाँ से प्राप्त होती है आपकी? बायोमास क्या होता है? बायो का अर्थ क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से बनती है, जो समझ में आ गया। तो जैविक अपशिष्ट से, ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, जैसे आप घर वगैरह में जो आपका कचरा वगैरह निकलता है ना, जो रसोई से, उसको आप क्या कर सकते हो? उसको आप जमीन में गाड़ सकते हो। प्लास्टिक वगैरह नहीं, जो रसोई से निकलता है, खाद्य पदार्थ हो गया, आपका कचरा हो गया वेस्ट, जैसे सब्जियों के छिलके हो गए, जो आपकी जो चाय वगैरह होगी वो, तो इन सबको आप ज़मीन में गाड़ कर क्या कर सकते हो? उसके खाद बना सकते हो। तो उसको किस नाम से जाना जाता है? बायोमास एनर्जी के नाम से जाना जाता है। जो मीथेन गैस जो प्राप्त करते हैं ना अपन, गोबर गैस के नाम से मीथेन गैस को जाना जाता है, तो वही उसका उदाहरण होती है बायोमास एनर्जी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज द शुगर बेस। तो निम्नलिखित में से चीनी आधारित उद्योग कौन सा होता है? तो कौन सा है? डिस्टिलरी है वो चीनी आधारित उद्योग से संबंधित होता है आपके सामने। विच मेटल इज यूज इन बैटरीज एंड द पेंट। तो कौन सा धातु बैटरियों और रंगों में उपयोग होता है? तो कौन सा होता है? जो शीशा होता है उसको आपको बैटरियों में और रंग बनाने में उसमें प्रयोग किया जाता है। तो काफ़ी खतरनाक धातु भी होती है, लेकिन इसका प्रयोग किया जाता है लेड या शीशा का किसमें? बैटरियों के निर्माण में किया जाता है। और आने वाले समय में सबसे उपयोगी धातु होने वाला है ये। जिस तरीके से आपके सामने सोना जितना उपयोगी था, आने वाले समय में लेड उतना ही ज़्यादा उपयोगी होगा आपके सामने, उतना ही मूल्यवान धातु होने वाला है। इंडियाज पॉपुलेशन हैज पर 2011 सेंसेक्स इज अप्रोक्सीमेटली। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जलवायु लगभग कितनी है? तो 121 करोड़ जनसंख्या है वो भारत की लगभग है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े, लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर जितने महिलाओं की संख्या होती है उसको लिंगानुपात के नाम से जाना जाता है। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। तो 2011 में भारत की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा था? तो केरल है वो भारत का सबसे साक्षर जिले के रूप में जाना जाता है आपके 2011 की जनगणना के अनुसार। और सबसे कम पढ़ा लिखा जिला कौन सा, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अर्बनाइजेशन रेफर्स टू, शहरीकरण किसे कहते हैं? ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, नगरों और शहरों का जो विकास होता है उसी को आपको पता है किस नाम से जाना जाता है? नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। वन मेजर प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण की एक प्रमुख समस्या इनमें से कौन सी होती है? तो बेरोजगारी है वो सबसे प्रमुख समस्या होती है शहरीकरण में। क्यों? क्योंकि लोग वहाँ पर क्या काम करने आते हैं और काफ़ी समय क्या होता है, लोगों को काम नहीं मिलता है, तो बेरोजगारी वहाँ की एक सबसे मुख्य समस्याओं में से एक समस्या है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, विच इज़ नॉट ए रीजन ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, शहरी से ग्रामीण प्रवासन का एक कारण नहीं है। तो कौन सा नहीं है? कृषि का विस्तार। तो कृषि का जैसे जैसे विस्तार होता रहेगा तो लोग क्या करेंगे? शहरों की तरफ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ग्रामीण गाँव में ही लोग रहना शुरू हो जाएंगे। तो कोरोना के समय आपने देखा था लोग शहरों से वापस गाँव में आ गए थे और कृषि करने लग गए थे। समझ में आ गया आपको? तो यही है, कृषि का अगर विस्तार होगा, कृषि और विकसित होती है, उसमें और ज़्यादा मुनाफा होता है, तो लोग शहरों की तरफ नहीं बढ़कर अपने गांव में रहकर वहाँ पर कृषि करना ज़्यादा उपयोगी समझेंगे।
अगले वाला प्रश्न है ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। आपकी जो हरित कृषि के उत्पादन से संबंधित होती है आपकी हरित क्रांति। ए मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन इज, प्रवासन का एक प्रमुख प्रभाव क्या होता है? तो क्या होता है प्रवासन का एक प्रमुख प्रभाव? शहरी भीड़ होती है वो, अर्बन क्राउडिंग होती है वो प्रवासन का एक प्रमुख कारण होती है। तो बहुत ज़्यादा लोग शहरों में देखने को मिल रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या भाई, लोग माइग्रेट कर कर शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। विच क्रॉप वाज फर्स्ट इम्पैक्टेड बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में आपको सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ा? गेहूं पर, और साथ के साथ चावल पे। सबसे ज़्यादा जो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो सबसे ज़्यादा फसल पे प्रभाव पड़ता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन बढ़ा है, वो किसका बढ़ा है? गेहूं का और फिर चावल का। समझ में आएगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन 1965 में लागू हुई थी, और पहला चरण 1965 के आसपास लागू हुआ था, दूसरा 1974 में लागू हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉल्यूशन टू एग्रीकल्चर प्रॉब्लम, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि समस्याओं का समाधान नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपको? एकल कृषि। तो क्या आप, चलो इसको नहीं समझाऊंगा, पहले ये समझो। सिंचाई अगर बूंद बूंद सिंचाई हो गई या फिर सीमित मात्रा में सिंचाई करके या की जाती है, तो इससे क्या होता है? पैदावार बढ़ती है। ज़्यादा सिंचाई करने से भी ज़्यादा फायदे नहीं होते, नुकसान ही होती है। भूमि का जो क्षरण क्षमता वो बढ़ती है। HIV उच्च उपज के बीज, अगर आप हाई क्वालिटी के बीज यूज करोगे तो आपको पता आपकी क्या होगी? आपकी जो प्रोडक्शन है, उत्पादक क्षमता वो बढ़ती है। अगला मृदा परीक्षण, समय समय पर अगर आप मृदा का परीक्षण करवाते रहते हो तो इससे क्या होगा? आपको ये पता चल जाएगी आपकी मृदा में किस प्रकार के जो खनिजों की कमी है, और आप उसी हिसाब से अपनी जो फर्टिलाइजर होता है, उर्वरक होती है, उसका उपयोग में करोगे, तो इससे भी उत्पादकता बढ़ती है। लेकिन एकल कृषि, जब एक ही कृषि करोगे, उसका कोई भी आपकी एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बार बार एक ही कृषि करते चले जाओगे तो क्या होगी? भूमि में उस जो भाई कोई भी जब अनाज उगता है तो वो क्या करता है? खनिज की कमी कर देता है। अब बार बार वही आप उगाते जाओगे तो उस खनिज की लगातार कमी होती जाएगी, और उसकी उत्पादकता हमेशा घटती चली जाती है। तो इसीलिए अगर आपका इतना बड़ा खेत होता है तो इधर एक साल आपने अगर चने उगाए तो इधर के साइड क्या करते हो? आपने मान लो गेहूँ उगा दिए, तो अगले साल आप इधर गेहूँ उगाओ और इधर चने उगाओ। इस तरीके से किया जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज मेजर इन, तो जनसंख्या घनत्व को कैसे मापा जाता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या होती है, उसको आपको पॉपुलेशन डेंसिटी के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वो कौन से राज्य के अंदर है। अगले वाला, द सेक्स रेशियो इन इंडिया, भारत में लिंगानुपात में क्या हुई है? वृद्धि की है। तो समय के साथ भारत के लिंगानुपात है वो क्या हुआ है? बढ़ता चला गया। पहले कम था, धीरे धीरे और बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर रीजन इज डिफाइंड ऑन द बेसिस, तो कृषि क्षेत्र किस आधार पर निर्धारित किया जाता था? तो किस आधार पर निर्धारित किया जाता था? फसल के प्रकार, कितने प्रकार की फसल उगाई जा रही है, उसी आधार पर आपका जो कृषि क्षेत्र है उसका निर्धारण किया जाता है। अगले वाला, विच फैक्टर्स डज नॉट इफेक्ट द माइग्रेशन, तो प्रवासन को कौन प्रभावित नहीं करता? आपके त्यौहार वो नहीं करते हैं, बल्कि रोजगार, जलवायु और शिक्षा है, ये तीनों के तीनों माइग्रेशन को प्रभावित करते हैं। जैसे रोजगार, आप लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा गाँव में तो वो शहरों की तरफ जाएंगे, शहरों में नहीं मिल रहा तो गाँव की तरफ आएंगे। जलवायु, अब क्या होगा? अब कोई भूकंप वगैरह आ गया, या फिर आपके जो शहरों की जलवायु, अब वहाँ पर दिल्ली वगैरह में ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, तो लोग क्या करेंगे? वहाँ से थोड़ा के दूर की तरफ रहना शुरू हो जाएंगे, मेन शहर की तरफ। शिक्षा, एजुकेशन, अब एजुकेशन के लिए लोग क्या करते हैं? शहरों की तरफ प्रवासन करते हैं। तो यही होता है। इसमें से सिर्फ त्यौहार है के अलावा सारे ऑप्शन किससे संबंधित हैं? माइग्रेशन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगले वाला प्रश्न है, शहरी झुग्गियों का मुख्य कारण क्या होता है? रोजगार की कमी। तो रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को, तो शहरियों में जो झुग्गियां है उसकी संख्या आपके सामने क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे तो झुग्गी झोपड़ियों में ही रहेंगे। तो ये तो था आपका कंप्लीट जो MCQ आएंगे, वो मैंने कंप्लीट जितने भी आपकी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 उनका रिवीजन मैंने करवा दिया है। धन्यवाद।